आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं एक सत्य घटना के बारे में बता रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। अब उसके आगे की मैं आपको बताता हूँ। जब वकील ने मैडम से कहा कि आप जाइए, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 2 दिन बाद में आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। मैडम ने कहा ठीक है, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और मुझे फ़ोन कीजिए, कहाँ आना है मैं आ जाऊँगी। बस ठीक है मैडम। मैडम वहाँ से निकल जाती है। अब वकील वहाँ पर सोफे पे बैठा रहता है। फिर बाद में वो रमेश से कहता है कि रमेश, तुम अपनी पत्नी को कहो कि इस कमरे से बाहर चली जाए, और तुम्हारी छोटी बहन है उसको भी कहो कि वो चली जाए, खाली मैं रहूंगा, तुम रहोगे और तुम्हारी माँ रहेगी। बस ठीक है। इतना सुनते ही रमेश की पत्नी चली जाती है, छोटी बहन भी चली जाती है और कमरे का गेट बंद कर दिया जाता है। फिर वो रमेश की तरफ देख के कहता कि रमेश, मामला बहुत पेचीदा है। जिस साहब से इसने ये बताया है कि इसके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ शादी का, और ये मैरिज ब्यूरो से इशू किया जाता है, और ये 31 साल पहले की बता रही है। तो कानून हक तो इसका बीबी का है, और इसके जो 3 बच्चे हैं उनका भी हक है इनकी संपत्ति में। अब बोलो क्या करना चाहिए। बोले वकील साहब, आप इतने साल से हमारे यहाँ पर रहे हैं और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, अब आप बताइए इस मामले से कैसे बाहर निकलें। बोले ठीक है रमेश, मामला तो वाकई मेरी ज़िंदगी में ये एक नई टाइप का आया है, लेकिन फिर भी मैं मेरे और जो कॉलिग्स हैं उनसे विचार विमर्श करता हूँ। बोले नाम मत बताइएगा, क्योंकि पिताजी की काफ़ी प्रतिष्ठा है। आज वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रेसिडेंट है वहाँ के। आज इनका नाम अगर उछला तो पूरी मट्टी हो जाएगी सारी चीज़। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई उदाहरण दे करके हमारे जो कॉलिग्स हैं उनसे बात करूँगा, फिर देखते क्या बेटर रास्ता निकल सकता है। मैं तुम्हें फ़ोन करके बोल दूंगा, और यह हो सकता मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास में। अब तुम मेरे साथ बाहर चल। रमेश वकील के साथ बाहर आ जाता है। मकान के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी रहती है, तो ड्राइविंग सीट पे जब वकील बैठता है उसे कहता है बगल में बैठ। रमेश उसके बगल में बैठता है। बैठने के बाद में कहता है कि तू तेरी माँ से सारी बात समझ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारे पिताजी का हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने का क्या वजह थी। उसके बाद में तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से मिलने हॉस्पिटल में नहीं गई, वो बिना मिले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। देखो, मैं वकील हूँ, मैं हर पहलू पे शक करता हूँ, तो तू अकेले में उनको कॉन्फिडेंस में ले करके माँ से पूछ। बोले पिताजी, वकील साहब, इस सिंगल से मैंने सोचा ही नहीं, और ये बात सही है कि हार्ट अटैक क्यों आया और क्यों मम्मी हॉस्पिटल नहीं गई पिताजी से मिलने के लिए। कोई ना कोई तो बात है। तो कहते थे वकील साहब, माँ से बात करता हूँ। तो वो घर में आ जाता है, और वकील भी सोच रहा है
कि इस टाइप की उसकी जिंदगी में पहला केस आया है, क्योंकि वो एक एंगल से रमेश की माँ की तरफ सोच रहा है, एक एंगल से उस मैडम की तरफ सोच रहा है। मैडम अपनी जगह सही है, क्योंकि उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज ब्यूरो का सर्टिफिकेट है, लीगली वो वाइफ है। और इधर में ये जो है रमेश की माँ, ये भी वाइफ है, समाज द्वारा शादी कराई गई। उस शादी के अंदर कम से कम 300 आदमी गए थे, और शादी बड़ी धूमधाम से होके आई थी। और आज 31 साल बाद में ये जो चीजें आई है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, और कोई ना कोई इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो ये चीज असमंजस में सोचता सोचता वो अपने चेम्बर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में अपने 2-3 कॉलीग को बुलाता है, बुलाकर उनसे डिस्कस करता है। उसमें जितने भी हैं सबका एक ही कहना था कि अगर मेरी सर्टिफिकेट अगर उस मैडम के पास में है तो लीगली वो वाइफ है, उसकी जितनी संपत्ति है उसका एकाधिकार उसका है। वकील कहता है कि तुम जो लोग बोल रहे हैं मैं भी समझता हूं, लेकिन उस तरफ भी देखो, आज समाज ने शादी को मान्यता दी। इसमें 100 अगर शादियां हुई हैं उसमें 98% जो है मैरिज ब्यूरो से, मतलब वो लोग सर्टिफिकेट ही नहीं लेते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो वो क्या शादी मान्य नहीं है? शादी वो भी मान्य है। आज 50-50 साल से वो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे हो गए, उनके पोते हो गए, तो वो क्या मान्य नहीं है? कल कुछ नहीं बोल पाते हैं। बोले नहीं, आप उसकी तरफ भी सोच रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन आज के जमाने में अगर इसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है ब्यूरो द्वारा इशू किया हुआ, तो लीगली वाइफ है। बोला अगर लीगली वाइफ है तो वो क्या है फिर? तो दूसरी बात एक और, इस जो मैरिज सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ, उसकी डेट देखनी पड़ेगी। किस डेट में इशू हुआ? रमेश की मां की शादी के पहले हुआ है या बाद में हुआ है? कलीग बोलते पॉइंट सोचने लायक है। बात तो बहुत अच्छी आपने बताई है, और दूसरी बात हम लोग उसको नकार नहीं सकते। समाज द्वारा बनाए हुए जो नियम है उसको भी नकार नहीं सकते। क्यों? कि जो 200, 250, 300 आदमी बारात में जाते हैं वो एज ए विटनेस होते हैं कि इस आदमी ने इस औरत से शादी की है, विटनेस होते हैं वो। आज अगर कोई आपस में दंपत्ति में कोई भी अगर झमेला होता है या झगड़ा होता है तो समाज को बुलाया जाता है, समाज उसको समझाता है या फैसला करता है, वो कोर्ट को भी मान्य है। तो फिर क्या है? कलीग बोलते आप जो चीज बता रहे एकदम सही है, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं आया। बोले ठीक है तुम लोग जाओ, मैं सोचता हूँ क्या होना चाहिए। फिर वो मैडम को फोन करता है, बोला मैडम आज रात को 8 बजे मैं आपके पास आऊँगा, आपने अमुक जो एड्रेस दिया है वहाँ पर। बोले नहीं नहीं, अब वहाँ बताइए आप मुझे, मैं आपके चेम्बर में आ जाऊँगी। बोले फिर एक काम कीजिए, आप कल सुबह 11:30 बजे आइए चेम्बर में, और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल मत लाइए, जोरस भी आइए, मगर बोथ साइड जोरस कॉपी होनी चाहिए। बोले ठीक। दूसरे दिन वो मैडम वकील के चेम्बर में पहुंचती है। वकील उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैडम आते ही नमस्कार करती, बोले बैठिए। अच्छा मैंने आपसे जो मंगाया था मैरिज सर्टिफिकेट आप लेके आई हो? बोले हाँ। बोले दिखाइए।
उसने देखा कि वो जोरक्स था। जोरक्स उसने देखा, बोले इसका बैक साइड कहाँ है, बैक साइड का तो जोरक्स नहीं करवाया। बोले नहीं नहीं, मैंने खाली सामने करवा ली, इसके तो सब है ही, सब कुछ लिखा हुआ है। बोले लिखा हुआ वो तो सही है, लेकिन सामने कहीं पे डेट नहीं दे रखी है। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन की मैरिज ब्यूरो में थ्रू स्टाम्प पेपर, वो स्टाम्प पेपर किस तारीख को खरीदा गया वो मुझे देखना था। बोला कि वो तो मैं नहीं लिखे। बोले ठीक है, एक काम कीजिए, आप ओरिजिनल लाइए। नहीं नहीं, वो आपने जो कहा था जरूरत दिया ना, इसलिए मैं ओरिजिनल नहीं लाई। बहुत अच्छी बात है। आप बोले तो मैं आपके घर आ जाऊं, वहां देख लूंगा मैं। बोले नहीं नहीं वकील साहब, मैं कल खुद आऊंगी, आके आपको दिखा दूंगी। बोले ठीक। दूसरे दिन वो औरत जिस टाइम पे कहा गया उस टाइम पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद में उसने वो जोरस वाली बैक साइड वाली जोरस दिखाई। उसमें जो उसने जो डेट देखी, देखने के बाद में उससे कहा कि बोले ठीक है मैडम, इस जोरस को भी आप यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं कल आपसे बात करूंगा। बोले ठीक। अब उसके बाद के अंदर भी जब चली गई तो वकील ने रमेश को फोन किया। बोले रमेश, तेरी मम्मी की जो शादी उसका कोई कार्ड है क्या, मैरिज कार्ड? बोले हाँ पापा की एक फाइल है, उसमें वो कार्ड रखे हैं, मेरा भी रखे हैं, मेरी छोटी बहन की शादी हुई उसका भी है, उनका भी है। बोले मुझे वो कार्ड चाहिए। बोले ठीक है, मैं शाम को लेके आता हूँ। बोला आ जाओ। वो मेरी कार्ड लेकर के आता है। इधर में अपने असिस्टेंट को कहता है तुम एक काम कर, ये सामने पोर्शन का जोरस अलग है और बैक साइड का पोर्शन का जोरस अलग है, इसको तू कोर्ट में जा, बाहर में जो नोटरी करते हैं तो उसके पास पहुंच, उसको बोल कि ये जो नंबर है वहाँ रजिस्टर में एंट्री होने के बाद में नंबर इशू किए जाते हैं। पता लगा कि ये जो नंबर है ये किस डेट को इशू हुए। बट ठीक, गुजरता है, जाके बैक साइड वाला दिखाता, दिखाने के बाद में आके उसको रिपोर्ट देता है वकील को। वकील सुन लेता है। सुनने के बाद में उसके चेहरे पे थोड़ी हंसी आती है। तब तक रमेश पहुंच जाता है। रमेश कार्ड दिखाता है, कार्ड देखता है, कार्ड की जो डेट थी और मैरिज ब्यूरो की जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी डेट में 2 साल का फर्क था। शादी के 2 साल बाद में ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया गया और उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। फिर और रमेश को कहता है कि रमेश, अब तू चिंता मत कर, जहां तक ख्याल है कि बोल अब अपने गोल में है। मैं थोड़ा सा अंदर अंदर सोच लूं क्या होना चाहिए। नहीं, अभी तक जो सबूत उसने बताए थे उसके ऊपर मैं चला, लेकिन जो अब मैं देख रहा हूं वो टोटल उसके विरुद्ध है। बोले डॉक्टर वकील साहब, अब जो भी है आप ही को देखना है। बोले देख, मैंने तेरे पापा के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने मुझे कभी भी एज ए लॉयर नहीं समझा, हमेशा छोटा भाई समझा था। एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी, उस वक्त तुम्हारे पापा ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। बोले देख धंधा बाद में, पहले तू जा करके अपनी माँ का इलाज करवा। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। आज उसकी वजह से ही मैं मेरी पूरी वकालत में लगा दिया हूँ कि इस तारीख का जो केस हुआ है इसको कैसे निपटाया जाए। बोले डॉक्टर वकील साहब आपको क्या देना? बोले देना मेरे कुछ नहीं है, अभी तू शांत रहे, मुझे समझने दे कि आखिर चीज क्या हो रही, कहाँ हो रही, क्यों हो रही है। इतना कहने के बाद के अंदर तू जा। फिर बाद में वो माँ के पास आता है।
रमेश, रात की 10 साढ़े 10 बज गई थी। माँ को अपने कमरे में बुलाता है और गेट बंद कर लेता है। बोलता, माँ आप मुझे सारी चीज सच बताओ, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना मुझे। बोला, पूछ। बोला कि पापा और आप दोनों कमरे में थे, पापा को हार्ट अटैक कैसे आया? इतना सुनते ही उसकी माँ की आंखें खुली रह गई। वो दूसरा सवाल मेरा आपका ये है, मुझे शिकायत है कि पापा कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में थे, आप एक बार भी जाके नहीं देखे, इसकी क्या वजह थी? ये जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, मुझे इसका सलूशन आप ही दे सकती हो, आप ही बता सकते हो आखिर क्या हुआ था उस रात को जो पापा को हार्ट अटैक आया। उसकी माँ कहती है, बेटा ये चीजें मैं सोच रही थी कि मेरे अंदर ही रहेगी, लेकिन आज तुमने जो चीज पूछी है और वो औरत आगे जो सामने खड़ी हुई है, मैं तुम्हें बताती हूँ। 16 तारीख को रात को तुम्हारे पापा घर आए, रात को 11 बजे, काफी परेशान थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात, आप परेशान क्यों हो? कोई धंधे में नुकसान हो गया? उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस फिर परेशान क्यों हो? बस देख रमेश की माँ, मैंने जिंदगी में बहुत अचीवमेंट किया है, एक मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं सोचता हूं, और ये बोझ जो है ना मुझे जीने नहीं दे रहा है। बोले, ऐसा क्या बोझ है, ऐसी क्या बात है जो आपको जीने नहीं दे रही है? बस तुम अगर विचार नहीं करें मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, बोले बताइए आप। बोले, तुम्हारे रहते मैंने एक शादी और की थी। बोले, क्या कह रहे हैं आप? बोला, हाँ, उसके 3 संतान हैं, और मैं जो महीने में 2 बार जाता हूँ, 15 तारीख को, 30 तारीख को, वो मेरा वहाँ जो प्रेसिडेंट जो मीटिंग नहीं होती है, मैं उसके पास जाता हूँ। 15 तारीख सुबह निकलता हूँ, 16 तारीख को सुबह आता हूँ, वही 30 तारीख को सुबह निकलता हूँ, और 1 तारीख को मैं वापस घर आता हूँ। बोले, यही चीज मैं भी सोच रही थी कि आप 31 साल से यही कर रहे हो, इसका कारण क्या था? लेकिन खैर आपने सब कुछ बता दिया। बोले, नहीं, मेरे दिल में ये बहुत बड़ा बोझ है, हो सकता है कि तुम मुझे गलत समझो, हो सकता है कि बीडी ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया है। आज वो 3 बच्चे हैं जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इसको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और तुम्हें भी मैंने कोई कमी नहीं रखी, रमेश को भी कोई कमी नहीं रखी। उसकी मैंने एक अलग से ऑफिस बना दी, और तुम्हारी छोटी बेटी है, उसकी मैंने अच्छी अच्छी शादी की है। आज तुम्हारे पास में ये दुकानें हैं, ये मकान है, लेकिन वो बोझ जो है ना मुझे जीने नहीं दे रहा। इतना कहने के बाद में वो पलंग पर बैठा नीचे गिरता है। रमेश के पिताजी गिरते उनके अटैक आता है। बोले, उसमें अटैक आया? बोला, हाँ। और मैं इतनी इनसे नफरत करने लगी कि इन्होंने शादी करने के बाद में इन्होंने एक और परिवार बनाया। आखिर मेरे में क्या कमी थी, मेरे में से क्या कमजोरी थी जो इन्होंने दूसरी तरफ गए, उधर आकर्षित हुए? उसी क्रोध में मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने हॉस्पिटल में नहीं गई। मुझे ये मालूम नहीं था कि आदमी इतनी जल्दी चला जाएगा। मैं सोच रही कि काफी मोटी चमड़ी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा ये, इसे जो ये पाप किया है इसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम था नहीं था
इतनी जल्दी चला जाएगा। और जब पगड़ी की रस्म के समय जब ये आके सामने खड़ी हुई, इसे जो चीजें बताई है, उस वक्त सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगी। ये लगता आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, अब थोड़ी सी बाकी रही है, वो कल आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।